हेलो दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। प्रभावित आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इनकी प्रकृति अबाध योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे अपन महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, जिसमें बताई गई है राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 37 में इनकी प्रकृति बताई गई है, और इनकी प्रकृति कैसी है? अबाध योग्य, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य पर इनका पालन करना अनिवार्य है, अर्थात राजनीति बनाते समय नीति निष्पक्षता को ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 38 में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 में बहुत सारे प्रावधान है, इनमें से महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार, दूसरा समान वेतन, तीसरा बचपन का संरक्षण आदि को सुनिश्चित करना। और अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 39A, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता। इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 40, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की जानकारी दी गई है। चलिए, ये हमने अनुच्छेद 40 तक कंप्लीट कर लिया। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी अनुच्छेदों में क्या, किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, और राज्य की परिभाषा का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 37 में इनकी प्रकृति बताई गई है। प्रकृति कैसी है? अबाध योग्य। अनुच्छेद 38 में न्याय बताया गया 3 प्रकार का न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 में कई प्रावधान से पहला प्रावधान समान वेतन, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान समान वेतन है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये हमने देखा था महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, और तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान बचपन का संरक्षण। और अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। तो चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 41, इसमें दिया गया आजीविका, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 42, श्रमिकों के लिए न्यायोचित कार्य स्थितियां और मातृत्व राहत, अर्थात जहां पर मजदूर कार्य करें वहां पर अनुकूल वातावरण होना चाहिए तथा महिलाओं को मातृत्व राहत भी प्रदान की जाएगी। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 43, जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों, जिसमें श्रमिकों को जीवन की गरिमा वाला जीवन और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला आर्टिकल है 43 से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला आर्टिकल है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, समान नागरिक संहिता। सभी आर्टिकलों में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर कोई है तो अनुच्छेद 44, जिसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। वर्तमान में गोवा राज्य में लागू भी है। इसका अर्थ क्या होता है? देश भर में सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे। जैसे जो कानून हिंदू धर्म में लागू होता है वही कानून मुस्लिम धर्म, सिख और अलग अलग जितने भी धर्म भारत में रहते हैं सभी पर लागू होगा। जैसे अभी हिंदुओं में विवाह के कानून अलग अलग हैं और मुस्लिमों में विवाह के कानून अलग अलग हैं। अनुच्छेद 44 लागू होने के बाद देश में सभी धर्मों के लिए
एक ही कानून लागू हो जाएगा। इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी परिभाषा में चेंज किया गया। इसमें बताया गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान की जाएगी। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 SC, ST और OBC वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार और मादक द्रव्यों पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 48 क्या बताता है? कृषि और पशुपालन का संगठन, गौ हत्या पर प्रतिबंध के बारे में भी बात करता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन जीवन का संरक्षण, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। अगला आर्टिकल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 इस आर्टिकल को भी आप लोग बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यह आर्टिकल पूछा गया है और वर्तमान में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो हमने सभी अनुच्छेदों देख लिया था। अब अपन लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो आपको ध्यान ही रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद है अनुच्छेद 37, जिसमें इनकी प्रगति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 38 को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 39 तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान ही रखना है, और इसमें 2 चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार की बात कहाँ की गई है और समान वेतन की बात कहाँ की गई है। तो नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में चर्चा की गई है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 39 से निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता, ये आर्टिकल भी आप लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 40 तो आप शुरू के 4 आर्टिकल अनुच्छेद 37, 38, 39, 39 से और 40 ये आर्टिकल आप लोगों को ध्यान ही रखना है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 में इनकी प्रकृति बताई गई है, आबाद योग्य। अनुच्छेद 38 में न्याय की बात करी गई है, कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय। अनुच्छेद 39 में समान अधिकार और समान वेतन की बात की गई है। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 41, अगर आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रखो, नहीं रखे तो कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 42 भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अनुच्छेद 43 भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 43 से आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो इसको अपन लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपको भूलना ही नहीं है वो है अनुच्छेद 44, जिसमें समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 45। इसके बाद है अगला आर्टिकल अनुच्छेद 40। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि SC, ST और OBC के बारे में नीति निर्देश तत्वों में कहाँ चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 40 में चर्चा की गई है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो ध्यान रखना है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और अगला आर्टिकल है वो अनुच्छेद 51 जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संशोधन, मतलब कौन कौन से संशोधन के माध्यम से नीति तत्वों में किन किन आर्टिकलों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निधि तत्वों में 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 39A, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या चर्चा की गई, निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा की, निःशुल्क न्याय विधिक सहायता की चर्चा की गई। 43 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, और 48 वन जीवन के बारे में चर्चा की गई है। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 45 की परिभाषा में चेंज करके 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व विद्यालय शिक्षा की चर्चा की गई है।
अब आपने जो पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि नीति निर्देश तत्व भारत को एक समानतावादी, न्यायप्रिय और समावेशी समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये संविधान की आत्मा है जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। कल्याणकारी राज्य की चर्चा कहाँ की गई है? नीति निर्देश तत्व में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम आता है कि कल्याणकारी राज्य की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ पर की गई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की चर्चा की गई है। अब देखते हैं नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई थी। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय हम लोगों को मूल अधिकार के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, जबकि सामाजिक और आर्थिक न्याय हमें नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना का विस्तार। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राज्य को सामाजिक कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देना। और अगला बिंदु है नागरिकों को जीवन की गरिमा और अवसरों की समानता प्रदान करना। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं कि नीति तत्वों की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय में बाध्यकारी नहीं, इनकी प्रगति कैसी है? अबाध योग्य। इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 37 में इनकी प्रगति बताई गई है। इसका क्या मतलब होता है? अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये राज्य की नीतियों की दिशा निर्धारित करते हैं, अर्थात राज्य कोई भी नीति बनाते समय नीति हितों को ध्यान में रखेगा। और अगला पॉइंट है संसद और सरकार को कानून बनाने में इनका पालन करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने नीति तत्वों को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कहीं से कोई क्वेश्चन आता है और आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से समझा है और एक दो बार देख के अच्छी तरह से जितने पॉइंट मैंने बताए अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नीति तत्वों से नहीं छूटेगा, चाहे कहीं से भी आ जाए। हम लोगों ने अच्छी तरह से इस वीडियो में नीति तत्वों को कंप्लीट किया है। धन्यवाद।